बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 26 लाख से ज़ायद अफराद, तकरीबन 26.5 लाख के करीब अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी इसकी तादाद पिछले 24 घंटे के अंदर बढ़ती हुई ही नज़र आई। ट्रेंड कमी की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी पाकिस्तान के अंदर लोगों की तादाद जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं वो तकरीबन 11,000 को पहुंचने को आई है और 225 से ज़ायद अमवात वाक़या हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर अकेले। और पूरी दुनिया के अंदर 1,85,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं इस बीमारी की वजह से। ऐसे में हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन्स किए हुए हैं, उनके अंदर जो कमी आई है या रिलैक्सेशन आई है वो बड़ी प्लान्ड है। और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने अपनी तरफ से तो बड़ी प्लान्ड कमी की, हुकूमत ने बड़ी सिलेक्टेड कमी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के लोग, हमारी अवाम उसको सिलेक्टेड लॉकडाउन की बजाय एक खुली छुट्टी समझ बैठे और सड़कों के ऊपर रश में इजाफा हो गया है, बाजार के अंदर गहमा गहमी के अंदर इजाफा हो गया है। रमज़ान की आमद है तो उस सिलसिले के अंदर भी लोग बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। इसलिए क्योंकि जैसे ही लोगों का एक जमघटा बनेगा कोरोना वायरस की चांदी हो जाएगी और वो फैलना तेज़ी से और शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन का पर्पज़ ये था कि इसकी फैलाव को रोका जा सके। यहाँ लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने अपने घरों में ही रहें अनटिल और अनलेस उन्हें किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए नहीं निकलना। इसके साथ साथ एक और जो मसला हम देख रहे हैं वो ये है कि इस कोरोना वायरस के मौके के ऊपर भी हम तमाम यकजान नहीं हो सके, हम में इत्तेहाद नहीं आ पाया। सियासत अभी भी चल रही है, पॉइंट स्कोरिंग अभी भी चल रही है और ये पॉइंट स्कोरिंग जो है ये कहीं हमारे मुल्क के बहुत बड़ी आबादी के लिए मौत का संदेशा ना बन जाए। खा वो हुकूमत की तरफ से बयानात हों, और मैं हुकूमत की तरफ से बयानात की बजाय इनको चंद हुकूमती अफराद की तरफ से बयान कहना ज़्यादा बेहतर समझूंगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि इस वक्त कोरोना से निपटने के लिए बिजी हैं वो किसी भी तरीके से अपने किसी फ़र्द को ये कहेंगे कि जाइए और जाकर ऐसे बयानात दीजिए कि जिसकी वजह से डिवीज़न क्रिएट हो। तो बहुत सारे हुकूमती जो लोग हैं वो शायद अपने तई इस तरह के बयानात दे रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की रहनुमा। बहुत शुक्रिया उज़मा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PVMLN के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच सेनेटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि पुलिस को क्या मसाइल हैं, पुलिस कैसे इस बढ़ते हुए रश के साथ जो है वो किस तरीके से डील करेगी। इसके साथ साथ घर पे बैठकर लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर रिक्रिएशनल जगहों के बंद होने की वजह से लोगों के हवाले से और लोगों के घरों के अंदर जहनी तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जहनी तनाव को कैसे केटर करना है और क्या किया जा सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस मौजू के लिए मौजूद होंगी डॉक्टर शाजिया शहजादी साहिबा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले हम उज़मा कारदार साहब आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। उज़मा साहब, ये बताइए कि एक ऐसे मौके के ऊपर जहां हम लोगों को इत्तेहाद और यकजहती की शदीद ज़रूरत है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा हम किसी तरीके से कोरोना वायरस से निबत आज़मा नहीं हो सकते, हुकूमती हलकों की तरफ से, कुछ हुकूमती लोगों की तरफ से तंज किस्म के या तंजिया ट्वीट्स कह लीजिए या बयानात कह लीजिए, तंज किया जा रहा है। उज़मा कारदार साहिबा, हुकूमत स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट तमाम लोगों के लिए माँ होती है। ऐसे तंजिया जुमले क्यों ट्विटर के जरिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कसे जा रहे हैं कि वो इस यूनिटी को खराब करें? जी अनीका, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आप बिल्कुल बजा कह रही हैं कि इस वक्त जो है पूरी कौम जो है उसको इकट्ठे एक पेज पे हो के कोरोना वायरस को शिकस्त देना है। ये एक इनविजिबल दुश्मन है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसने घुटने टेके हुए हैं और हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क हैं। आपने मुझसे कहा कि लोग हुकूमती तर्जुमान क्यों इस तरह के ट्वीट्स करते हैं। मेरे ख्याल में ताली शायद दोनों हाथों से बचती है। जब एक ऑपोजिशन की तरफ से तंजिया जुमले आते हैं और सियासत की जाती है, अगर उसका जवाब ना दिया जाए तो लोग फिर गलत फहमी का शिकार होते हैं कि शायद वाकई जो दूसरी तरफ से
बयान बाजी की जा रही है या जो भी एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो सही है, और जो हुकूमत इस वक्त इक़दामात ले रही है वो गलत है। तो ये फिर लोगों के दिमागों में शक व शुबहात डालने, डाउट्स पैदा करने, ये अच्छी बात नहीं है ना अनीका। आपको पता है कि इस वक्त सबसे जो ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हिस्ट्री में पाकिस्तान के जो है वो इस वक्त आपके सामने है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन उनकी मुलाकात डेली बेसिस पे कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है नेशनल, वहां पे मॉनिटरिंग होती है। सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उसमें आपके तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, आपकी फोर्सेस, आपकी डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स। उसके बाद कहीं जाके कोई फैसला होता है कंसेंसस के साथ। फिर अब आप उसको जब आप नेगेट करते हैं और उसका मुतबादिल एक बयानिया देना शुरू कर देते हैं, तो फिर लोग तो फिर कौम तो बहुत अच्छा, अग्रीड उज़मा साहिबा, यानी ऑपोजिशन को किसी किस्म के इश्तियाल अंगेजी वाले बयानात नहीं देने चाहिए। आई कंप्लीटली अग्री विद दैट। दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द मोमेंट जहां हम इस तरह के बयानात दें। लेकिन ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन है ना उज़मा कारदार साहिबा, उनका तो काम है कि आपके किसी अच्छे काम को भी बुरा करके दिखाया जाए ताकि वो पॉइंट स्कोर कर सके। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया शुरू में कि ताली दो हाथ से बजती है, अगर हुकूमत वाला हाथ हटा दिया जाए तो ये ताली रहेगी नहीं। इस तरह से क्यों नहीं इसको देखा जा रहा? वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ एग्री करूंगी कि हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए। और चले ठीक है, अगर कुछ लीडरान हैं जो कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग में उनको बड़ा लुत्फ आता है और शायद वो मुल्क वापस ही इस काम के लिए आए हैं, या फिर उनको उनकी चूंकि गवर्नेंस इतनी खराब थी सूबे की, तो अब उनको एक मौका मिल गया है कि वो लोगों के सामने अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करें। हमें इससे कोई इतराज नहीं। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग में तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, और लास्ट में आपको पता है 98% कंसेंसस के साथ सारे फैसले हुए थे। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आपको चाहिए कि फिर दोबारा मशवरा करें वफाक से। वफाक आपके पीछे खड़ा हुआ है। अब देखिए, चीफ जस्टिस अगर कोई सवाल पूछते हैं, अब फॉर एग्जांपल सिंध से उन्होंने ये सवाल पूछा हुकूमत से कि आपने 1 अरब का कहते हैं जी आपने राशन बांट दिए हैं, लेकिन वो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक की क्या कहानी है बीच में कि राशन उसी टाइम पे बांटा गया। फिर उसमें से ये भी शिकायत आ रही हैं कि बीच में चाय की पत्ती है वो एक्सपायर्ड डेट की वहां पे। तो ये ऐसी बातें जो है ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो भी पब्लिक वेलफेयर की बात करेंगे। अच्छा, और फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ जाना चाह रही हूँ। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जो सब स्टैंडर्ड किस्म का राशन सिंध के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया नहीं होना चाहिए। मुजरे सेहत है एक ऐसे मौके के ऊपर जहां इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत है, वो और ज्यादा मुजरे सेहत चीज हो जाती है। अच्छा उज़मा कारदार साहबा, कल शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट था जिसके अंदर वो डॉक्टर्स जो कि ये कह रहे थे कि खुदारा आप मसाजिद के अंदर बाजमात नमाज को जो शुरू करा रहे हैं इसके अंदर एसओपीज फॉलो नहीं हो सकेंगे। और मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इतने भीड़ के अंदर एसओपी फॉलो करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाया करता है। जब डॉक्टर्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि वो सियासी हाथों में खेल रहे हैं। उसके बाद फिर शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी उन्हीं डॉक्टर्स से अग्री किया। तो हुकूमत डॉक्टर्स की बातों को सियासी रंग क्यों दे रही है? या हुकूमत नहीं, मैं बोलूंगी वजीर आजम साहब बड़े अच्छे तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं, ये शहबाज गिल साहब कुछ और अनासिर डॉक्टर्स की बातों को क्यों सियासी रंग दे रहे हैं? मुझे मालूम था कि अब बात यहीं पे आके रुकेगी। मेरे ख्याल में शहबाज गिल साहब एक ऐसी पोजीशन में हैं कि उनको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। और इस वक्त मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग हो रही है, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। वो अपनी जानों को कुर्बान करके और वो हमारी हिफाजत के लिए वो कोरोना के पेशेंट्स की तीमारदारी भी कर रहे हैं, 24-24 घंटे ड्यूटी भी दे रहे हैं। अगर वो यहाँ तक बात पहुंचती है कि वो उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कोई पैगाम अगर वो पहुंचाना चाहते हैं हुकूमत को, तो हुकूमत को बिल्कुल उनकी जो बात है
اس کو سننا چاہیے, اس پہ اس کو وزن دینا چاہیے. آلریڈی اب جس طرح پنجاب میں آلریڈی ہمارے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک رسک الاؤنس ملے گا ڈاکٹرز کو. پھر یہاں اب یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ ان کو ڈبل تنخواہیں ملیں گی. اب سندھ کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جو پوائنٹس اپنے ایجنڈے کے دیے وہاں پہ, اس میں یہ چیز شامل تھی کہ ان کو ابھی تک کوئی اسپیشل رسک الاؤنس نہیں دیا گیا. اب جہاں تک اس کے اسپائک کا تعلق ہے, اس کے بڑھنے کا تعلق ہے, دیکھیں پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ہمارا جو اندازہ تھا 25 اپریل تک کا وہ یہ تھا کہ 25 اپریل تک 50,000 کیسز ہو جائیں گے, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 10,000 تک کیسز ہوئے. اب پرائم منسٹر ایک بڑے حکمت کے ساتھ جو ہے فیصلے اس وقت تمام لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں 3 محاذوں پہ. ایک تو کرونا کا محاذ ہو گیا, دوسرا آپ کی معیشت کا محاذ ہے, اور تیسرا بھوک کا محاذ ہے, اور ان میں بیلنس رکھنا پڑ رہا ہے. کیونکہ بہت ابھی آپ کو WHO کی اور ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کی سٹیٹمنٹس اگر آپ پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہنگر پینڈیمک جو ہے وہ بھی دنیا میں شروع ہو گیا ہے. تو یہ بہت مشکل فیصلے ہیں. اب پرائم منسٹر اس وقت سب کے ساتھ مل کے بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی چیز کھلنے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن میں اسٹرکٹ SOPs کے ساتھ ان کو اجازت دی جا رہی ہے. اور اگر دیکھا جائے گا کہ وہ SOPs نہیں پورے ہو رہے, مساجد میں بھی سارے علماء بیٹھے اور پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی اور پرائم منسٹر کے ساتھ, اگر دیکھا گیا کہ یہ نہیں فلفل کر سک رہے ہیں SOPs تو وہ چینج کرنے پڑیں گے. یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے, یہ تو مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس بات کی. رائٹ, چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. پنجاب کے اندر یہ جو سپائک ہم دیکھ رہے ہیں کیسز کا, کچھ اموات کے اندر بھی سپائک آیا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ مئی کا اینڈ اینڈ جون کی بگننگ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس کرونا وائرس کے حوالے سے. تو ایسی صورتحال سے نبردازماں ہونے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کا اسپیسیفکلی پلان بن چکا ہے, فوسی کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ انیکا, پنجاب حکومت اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں تمام تر توجہ جو ہے, تمام تر ریسورسز جو ہیں وہ اس وقت کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے, فائٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. 14 ارب روپے صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف ڈائیورٹ کیے گئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً ہر ڈویژن میں 9 ڈویژنز ہیں پنجاب میں, ہر ڈویژن میں ایک فیلڈ ہاسپٹل جو ہے اس کا اجرا ہو چکا ہے. لاہور میں آپ کے ایکسپو میں 1000 بیڈ کا جو ہے اس میں ٹیسٹنگ فیسلٹیز بھی ہیں, کوارنٹین بھی ہے, اس میں آئسولیشن وارڈز بھی ہیں. اور اسی طرح سے چیف منسٹر دورہ کر رہے ہیں ہر ڈویژن کا, وہاں پہ جا کے DHQs میں جو فیسلٹیز ہیں, ٹیسٹنگ لیبز ہم نے بہت بڑھا دی. ہم نے شروع کیا تھا 200-300 ٹیسٹ ہم کرتے تھے ڈیلی کے, اب ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی الحمدللہ 4,000-4,500 تک ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو بڑھا کے ہم 10,000 تک لے جائیں. ہر طریقے سے جہاں تک آپ کی گندم کی کٹائی ہے وہاں پہ فوڈ چین سپلائی جو ہے وہ ڈسٹرپٹ نہ ہو, اس کے لیے خاص چیف منسٹر گئے, انہوں نے راجن پور میں خود اس کا افتتاح کیا, SOPs بنائے. دیکھیں SOPs تو بنانے پڑ رہے ہیں, باقی جو دنیا ہے اس میں بھی اب وہ SOPs بنا کے دیکھیں, آپ کی فوڈ سپلائی چین اگر رک گئی تو پھر فاقہ کشی پہ قوم پہنچ جائے گی. نہیں, I understand your point عظمیٰ کردار صاحبہ. ہم لوگوں کو بھوکا مرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ SOPs کا اطلاق کس حد تک ہو رہا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کتنی زیادہ سختی کرنی پڑ رہی ہے. لیکن عظمیٰ کردار صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us in the show. It was a pleasure having you. میں دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھوں گی, بریک کی طرف جائیں گے. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے عظمیٰ کردار صاحبہ سے بات کر رہے تھے, PTI کا موقف جان رہے تھے, PMLN کا اور اپوزیشن کا ان جنرل موقف بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ویری سینئر پولیٹیشین ایز ویل ایز اے سینیٹر. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا جنرل صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جنرل صاحب, ابھی کرونا کے موقع کے اوپر سب سے بڑا شکوہ جو ایک عام آدمی کا سیاستدانوں سے ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر تو کم از کم 0.5
پوائنٹ سکورنگ بند کر دی جائے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے حوالے سے ہو, یا وزیر اعظم صاحب میٹنگ میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے, یا اپوزیشن لیڈر کی بات سنی یا نہیں سنی, اس موقع کے اوپر تو کم از کم پوائنٹ سکورنگ ختم کر دی جائے. کیوں نہیں ختم ہو پا رہی یہ سیاست؟ دیکھیں انیکا, یہ تو پبلک کا ایک بڑا جائز مطالبہ ہے نا کہ یہ ایک مشکل گھڑی ہے اور یہ ایک کلیمٹی ہے جس کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ نیشنل یا ریجنل نہیں, بین الاقوامی ہیں, اور اس کو ہمیں لڑ کے اکٹھا مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ماحول پاکستان میں کریٹ کرنے کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا کسی بھی ملک کے اندر, وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے کہ وہ میگنانیمٹی شو کرتے ہیں, وہ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں. آپ نے بات کی پارلیمانی پارٹی, آپ دیکھ لیں کہ وہاں پرائم منسٹر صاحب آئے, انہوں نے اپنی تقریر کی, اٹھ کے چلے گئے. دی پوائنٹ از کہ لیڈر آف دی اپوزیشن از آلسو ویری امپارٹینٹ, اف ناٹ ایز امپارٹینٹ ایز دی پرائم منسٹر, بٹ نیکسٹ مین ان دی کنٹری ہی از دی پرسن. The Prime Minister should look forward to listen to his viewpoints, but he left and he went away. So that shows کہ بھئی آپ کا کوئی کنسرن اس طرح نہیں ہے. ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو اجلاس بلانے کی بات ہے, میں آج بھی بی بی سی کا دیکھا تھا اور وہاں ہاؤس آف کامنز میں لیڈر آف دی ہاؤس بھی تھا, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھا. لیڈر آف دی ہاؤس بیمار ہے, ان کی جگہ ان کا جو فارن منسٹر ہے وہ کر رہا ہے, لیکن چند لوگ ڈسٹینس کے اوپر بیٹھ کے, اسپیکر بھی بیٹھا ہوا تھا. دیکھیے ملک کو آگے چلانا ہے نا, جیسے ملک کے لیے ایک حکومت کی ضرورت ہے اسی طرح ملک کو پارلیمنٹ کی اس سے زیادہ ضرورت ہے. وی کین بی آف immense help to the government in guidance and oversight. تو میرے خیال میں سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی ویسے بھی حاضری کم ہوتی ہے, اور ابھی لوگ لاک ڈاؤن ہے مختلف سٹیز میں, تو کم سے کم لوگ آئیں گے, کورم کا فکر نہ کریں. لیکن جو لوگ آتے ہیں 15, 20, 25, ہمیں اپنی وہ لیجسلیشن بھی اور اپنی آواز بھی, کوشچن آنسر بھی سب کریں گے. منسٹرز کو بھی موقع مل جاتا ہے وہاں آ کے پورا ایکسپلین کرنے کا کہ حکومت کی کیا مجبوریاں ہیں اور کیا کر رہی ہے. لیکن جیل صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, کیوں یہ جب سارے کام ہمارے انٹرنیٹ کے ذریعے, ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتے ہیں, تو پی ایم ایل این کو بالخصوص کیا ایسے ابہام ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں فزیکل پارلیمنٹ کا اجلاس چاہیے, ویڈیو لنک کے اوپر اجلاس منظور نہیں ہے؟ کیوں؟ یا دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس رولز وغیرہ کی ابھی تک یہ گنجائش ہے کہ آپ ویڈیو لنک کے اوپر پارلیمنٹ کا یا سینٹ کا سیشن کر سکتے ہیں. اور دوسرا, اگر یہ ممکن ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا سیشن بلا لیں اور اس میں اگر 342 ممبرز ہیں تو ہارڈلی 40 ممبرز ادھر اویلیبل ہوں گے, اور آپ ان کو ڈسٹینس سے کر کے مینج کر سکتے ہیں. ہر پارٹی کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کے یہ ممبر جو اویلیبل ہیں اسلام آباد, پنڈی یا سراؤنڈنگ ایریا میں, وہ آ جائیں, تو آپ اپنا ایک فورم کے اوپر پراپرلی آگے کام کر سکتے ہیں نا. لیکن آپ یہ دیکھیں نکاح, مطلب آپ نے دل پہ ہاتھ رکھے, ابھی ملک کے حالت میں ہے کہ کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے. یہ ایپی سینٹر بن سکتا ہے سب کانٹیننٹ, جیسے اسپینش فلو کا بنا تھا. یہ شروع تو اسپین سے ہوا تھا, لیکن بامبے سے نکلا, مدراس, کلکتہ اور پورے, اور ہائیسٹ کیجوالٹیز سب کانٹیننٹ میں ہوئی تھی. آلدو لیٹ ہوئی تھی, لیکن 5% آف دی اپوزیشن جو ملک کی پاپولیشن ہے وہ ایلیمینیٹ ہو گئی تھی. ہم بھی آگے ایک بڑا ڈراؤنا ہے. تو ابھی ان کی پرائرٹی کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب لیب میں آ جائیں, ان کو جی یہ چیلنج, ابھی ہی از دی پرسن جس کی مدد بھی چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ آگے یہ چیزیں ڈیفر کی جا سکتی ہیں. لیکن آئے دن پورے 20 کروڑ عوام میں آپ کو کوئی مجرم نظر آتا ہے تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, جو کہ ایک شیڈو پرائم منسٹر ہے, جس کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ اس کو جب ہیوملیٹ کرنے کے لیے بلا کے یہ کہنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے سیریسنس آپ کی گورنمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے نا کہ وہ کس. لیکن جیل صاحب اس کو گورنمنٹ کے کندھوں پہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ تو نیب نے کیا نا. نیب تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فیسز نہیں دیکھیں گے, ہم وہ کیسز دیکھیں گے, ہم نے نہیں فرق پڑتا اپوزیشن کا یا گورنمنٹ کا. کہ ہمارے ملک میں یہ ماحول ہو کہ نیب جیسی عدالت اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرے اور اکراس کی بورڈ کام کرے. آپ انکوائری کی سطح کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یہ جو جیو والا شکیل الرحمان صاحب کو انکوائری کی سطح پہ پکڑ لیا. ان کی بھی ابھی انکوائریز ہو رہی ہیں. شہباز شریف, آپ کے شاہد خاقان عباسی صاحب, ایسے ان کو پکڑ لیا. اور ادھر شوگر اور گندم کے اسکینڈل کی ادھر FIA کی انویسٹیگیشن ہو کے باقاعدہ رپورٹ فارمل آ گئی ہے, اور ان کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں پڑ رہا اور کوئی نہیں پکڑ رہا.
تو آپ اگر ایک وچ ہنٹنگ کریں گے, سلیکٹڈ جسٹس ہوگا, تو آپ کے جینوئن کیسز بھی جو آپ پکڑنا چاہیں گے لوگ اس کو ڈاؤٹ کریں گے. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لیب آزادی کے ساتھ کرتی ہے, وہ اشاروں کے اوپر چل رہے ہیں, اور جس کا سپریم کورٹ بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر ان لوگوں کے اوپر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اور ان کو اتنا رگڑا 6 مہینے, آپ خواجہ سعد رفیق اس کے بھائی کو پکڑا ہوا, اور اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے, اور وہ ہیں صرف اس جماعت کے جو ان کے اقتدار کو ایک تھریٹ ہے, اور آپ ان روڑوں کو ہٹانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے عمران خان صاحب ایک اچھا ایک ویژن لے کے آئے ہیں, اور وہ مدینہ کی ریاست کا بات کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی اس سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے ہم اس ریاست کے ان اصولوں کے اوپر چل پڑے. اور ریاست کے اصول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بھی اگر وہ کہیں چوری میں الزام ہوگی تو ہاتھ کٹے گا. یہاں یہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیرنے کی بجائے آپ اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور ساری دنیا پہ یہ واضح ہو گئے. شہباز شریف جیسا لیڈر ان کے پاس ہے ہی نہیں پورے ملک کے اندر. لیکن آپ نے دیکھنا کہ اشارہ اسی کی طرف ہے, کیونکہ وہی ایک تھریٹ ہے وہ حکومت میں آنے کی. چلیے آئی انڈرسٹینڈ جیل صاحب what your point is, آپ کا پوائنٹ آیا, لیکن مجھے اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ بھی جاننا ہے کہ اپوزیشن کیا کردار ادا کر سکتی ہے حکومت کی مدد کرنے میں اس کرونا سے لڑنے میں, بیکاز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ڈویژن کی سیاست کرنا بڑا آسان ہے, لیکن میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی ایک پیج پر کرونا کے خلاف کم از کم اکٹھے ہو جائیں. تو اپوزیشن کیا مدد کر سکتی ہے بالعموم, اور بالخصوص PMLN کیا مدد کر سکتی ہے حکومت کی اس کرونا کی اگینسٹ جو فائٹ ہے اس میں؟ دیکھیے حکومت تو جو ہے ہر لیول کے اوپر تعاون کر سکتی ہے. ابھی حکومت نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مساجد کے اندر انہوں نے کہا اذانیں بھی ہوں گی اور کھلیں گی اور لوگوں کو لوز چھوڑا. اس کے اوپر اپوزیشن ایک ویلڈ پوائنٹ لے کے آئی ہے کہ اس طرح نہ کریں, اسٹرکٹ رہے اپنے طور کے اوپر. مساجد میں اذانیں ضرور ہوں, اور مسجد کی کمیٹی کے 4-5 بندے جیسے حرم شریف میں جو لک آفٹر کر رہے ہیں وہ نماز پڑھے, تراویح پڑھے, جو مرضی ہے کرے, ان کا ایک خاص ایک میئر کے ساتھ کرے, لیکن آپ کسی طریقے سے بھی ویور نہ کریں. یو شوڈ بی ایبسولوٹلی کلیئر کہ یہ ٹھیک ہے لاک ڈاؤن, ایک ٹوٹل لاک ڈاؤن سے لوگوں کا نقصان ہے, ڈیلی ویجز والے, آپ کی سیلف امپلائڈ لوگوں کا, لیکن اس سے بڑا نقصان ہے کہ اگر یہ لوگ مسجدوں میں جا کے یا اکٹھے انڈسٹریز میں ہو کے اپنے آپ کو بھی انفیکٹ کریں گے اور اپنی فیملی کو بھی انفیکٹ کریں گے تو ایک لمبی کلیمٹی بن جائے گی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آؤٹ آف دی ٹو کس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو میرے خیال میں سلیکٹو پرمیشن جو دے رہی ہے حکومت اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم حکومت کے ساتھ کسی طرح کی بھی لیجسلیشن میں مدد کریں گے جہاں ان کو یہ ضروری ہو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسے فائٹ کرنا ہے, اور ہم حکومت کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں گے, بیکاز یہ اب اپوزیشن کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور ہر لحاظ سے سارے لوگوں کو تعاون کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی پروٹیکشن کی ارینجمنٹ ہے وہ کریں. اور دوسرا میں نے پیچھے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جو مختلف اخباروں میں چھپا, میں نے آپ کو بھی اس کی کاپی بھیجی تھی. اس میں میں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ایک آرڈیننس کے تحت اگر ہم نے کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے مطابق آرمی کو ان ایڈ آف سول پاور بلا لیا ہے تو آپ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں بلدیاتی اور لوکل باڈیز کے, خدا کے لیے 4-5-6 مہینے کے لیے ان کو ایکٹیویٹ کر دے اسپیشل ایک آرڈیننس لگا کے. اور اس میں مسئلہ میرا تعلق چکوال سے ہے. میں چکوال میں مسلم لیگ نون کی میجارٹی نہیں رہی, وہاں ان کے ہی وہ ٹاپ میں بہت سے چیئرمین ہیں, بہت سے لوگ ہیں, جو مرضی ہو جس مرضی ہے پارٹی کو, کم از کم ہی ول ریچ آؤٹ ٹو دیٹ وارڈ, اور وارڈ کے اندر جتنے گھر ہیں ان تک ان کو پتا ہوگا کہ یہ بہت یتیم ہے, یہ اپاہج ہے, یہ بیوہ ہے, اس کے مسائل ہیں, اور وہاں جن جن جگہوں سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں لوگ وہاں لوگوں کو مدد کریں گے. لیکن حکومت اس طرف آتی نہیں ہے. ابھی گراس روٹ لیول پہ پہنچنا ہی اس کا جو صحیح ہے نا پنچ لائن وہ یہی ہے کہ آپ ہیو ناٹس اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان تک پہنچے, کیونکہ ابھی بہت سے لوگ بیلچے اور کہیں لے کے سڑکوں پہ ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو, ان کو ایک کار والے نے کہا چلو میرے ساتھ میں تم سے دیہڑی لگواتا ہوں, میرا کام. وہ کہتا ہے مجھے دیہڑی کا نہیں پتا, بس مجھے اگر دینا ہے کچھ ادھر دے دو, نہیں تو چلے جاؤ. بہت سے لوگ اپنے آپ کو اپاہج کر کے شو کریں. تو یہ لوکل باڈیز کے لوگ گراس روٹ لیول پہ کہ مستحقین, صحیح مستحقین تک تمام کے تمام جو ڈیزرونگ ہیں ان تک چیزیں پہنچے, خواہ وہ پیسہ ہو یا راشن ہو. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے پولیس کو کیا مسئلے درپیش ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل جو ایشوز آ رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ان کو کس طریقے سے نبردازمہ ہونا ہے ان سے.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम सियासत के हवाले से बात कर रहे थे. ये मौका नहीं है सियासी गुफ्तगू करने का, किसी भी तरीके से सियासत की वजह से दरारें पैदा करने का. ये मौका है तमाम की तमाम इत्तेहाद की तरफ तमाम लोगों को लेकर आने का, खा उसके लिए कड़वा घूंट लेना पड़े या ना लेना पड़े. और पहल ऑफ कोर्स हुकूमत को करनी पड़ती है. हुकूमत ही पूरी स्टेट को देख रही होती है. एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम स्टेट की बात करें, जो स्टेट की स्टेट है वो इस तरह से है कि तमाम अफराद एक तरफ तो कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है की बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. कोशिश तमाम लोगों की है कि पैनिक ना आए, लेकिन ये ना डरने की वजह से हम शायद इतने निडर हो गए हैं कि हम 6 फुट का फासला रखना भी गवारा नहीं कर रहे. कम से कम 3 फुट का रखिए और बेहतर ये है कि 6 फुट का रखिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा. हमारे यहाँ 2-3 पहलू जो कोरोना वायरस की वजह से नजर आ रहे हैं वो ये है कि लोग अब बागी होने लग गए हैं इस हद तक कि लोगों को अगर बोला गया है कि आपकी दुकानें बंद रहेंगी तो दुकानें बंद नहीं रह रही, वो शटर बंद करके अंदर कारोबार चला रहे हैं. अक्सर इलाकों के अंदर ऐसा देखा गया. कल रावलपिंडी के अंदर ये हुआ, कराची के अंदर ऐसी दुकानें खुली हुई थी जो कि उस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं थी जो कि वफाकी हुकूमत की तरफ से दी गई थी. ऐसे लोगों का क्या करना है. फिर दूसरा पहलू ये है कि लोगों के ऊपर जहनी दबाव बढ़ता जा रहा है. लोगों को घर पे बैठने की आदत नहीं है. ऐसी सूरत हाल में जहनी दबाव बढ़ने की वजह से वो बाहर जाने की कर रहे हैं. अब इस तमाम सूरत हाल को हैंडल कैसे करें, जहनी दबाव को भी और जो लॉलेसनेस की सूरत हाल फोसी कर रहे हैं उसको भी. इस हवाले से हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूं. मेरे साथ डॉक्टर शाजिया शहजादी मौजूद हैं जो कि जहनी कैफियत के ऊपर या साइकोलॉजिस्ट जिनको कहा जाता है वो है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया. प्लेजर हैविंग यू. एसपी इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद पुलिस जुबैर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. ये पहले भी हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं. थैंक यू सो मच शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. वंस अगैन इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो. सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे. लोग जो हैं वो कुछ अरसे तक तो घर में चुप करके बैठ गए, बंद हो गए. दे वर लाइक ठीक है चलिए हम लोगों को इस सूरत हाल से निबरदाज़मा होने के लिए हुकूमत का साथ देना होगा. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके हम जहनी इस्तराब की बढ़ोतरी देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं. डॉक्टर साहब इसको कैसे केटर किया जाए, बिलखुसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जहां रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान वैसे तो सब्र और शुक्र करने का महीना है, लेकिन हम इसके दौरान ट्रैफिक के अंदर जो रेज होती है, जो रोड रेज होती है, उसको भी बढ़ते हुए देखते हैं. तो ऐसे में कोरोना और साथ रमज़ान के जहनी दबाव को किस तरीके से हैंडल करें. शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का. सबसे पहले मैं एक बात ये बताना चाहूँगी कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन आई हुई है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में डिज़ाइन हो गई है. तभी पेंडेमिक हाँ, तभी पेंडेमिक है क्योंकि पूरी दुनिया में डिज़ाइन हो गई है. इसके लिए हमें अपने मेंटल सेट्स को सेट करना पड़ेगा. लोगों को जैसे थोड़ी सी नरमी आई है ना तो उनके अंदर से खौफ निकल गया. राइट. उनको बताना पड़ेगा इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. आपकी फैमिली खतरे में है, आप खुद खतरे में हैं, आपकी अपनी जान खतरे में. वो इसको बहुत लाइट लेना शुरू हो गए. अभी हर जगह पे लोग एज अ हजूम के इकट्ठे हो जाते हैं, क्राउड वहाँ पे आ गया है. एक्चुअली वो घर में भी तंग हो गए हैं, लेकिन उनको चाहिए कि इस मौके के ऊपर अपने मेंटल कैपेसिटी को बिल्डअप करें और ये देखें कि हमने हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ है. Right. ये पेंडेमिक हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे कंट्रोल में क्या है, खुद को महफूज करना, हाथों को धोना, मास्क यूज करना और जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंस रखना. लेकिन वो लोग तो वही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना जो उनके कंट्रोल में नहीं है. यानी अगर आपने घर में रहना है तो वो घर में नहीं रहना चाह रहे, वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, वो उसी तरीके से लोगों के साथ मिलना जुलना चाह रहे हैं जैसे वो पहले मिला जुला करते थे. डॉक्टर साहब ऐसी सूरत हाल के अंदर, एक पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर ऐसा मुमकिन है, और आप जिस तरह फरमा रही हैं कि वो कंट्रोल करें जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग. माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जहां मिलना जुलना ही सब कुछ कंसिडर किया जाता है. सबसे पहली बात ये, चूंकि जो सिचुएशन चल रही है इस सिचुएशन में मैं इसको फिजिकल डिस्टेंस का नाम भी दूंगी, सोशल डिस्टेंसेस के साथ ज्यादा. तो सबसे पहले क्या चीज़ करें कि आप एक इंटरेक्शन है ना हमारे लोगों के साथ, तो आप एक सोशल ग्रुप बना लें व्हाट्सएप के ऊपर, अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड के साथ चीज़ें शेयर करें बजाय उनको विजिट करने के. एक वो काम करें, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, और जितना हो सकता है अपने जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स को इस वक्त पे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें.
ٹھیک ہے, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है. सही है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए शायद ये कहना आसान है. मैं ये सवाल आपकी तरफ वापस लेकर आऊँगी. उन लोगों के लिए जो कि एक घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, उनके लिए शायद ये मुश्किल है. उसको कैसे डील किया जाए मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ. लेकिन शेख साहब, इसकी वजह से एक इशू होता है. जब लोग जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. बाहर निकलते हैं तो ज़ाहिर है कानून हाथ में आता है. दफ़ा 144 लगी हुई है, लॉकडाउन ईज हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग उस फहरिस्त के अंदर ना होते हुए भी अपनी दुकानें खोल रहे हैं. कल भी हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी. शेख साहब, ऐसे लोगों से किस तरह से डील किया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म ये नहीं चाहते कि पुलिस किसी भी किस्म की सख्ती बरते शहरियों के ऊपर? लोग वाकई थोड़ा सा लाइटर मोड में आ गए हैं कि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या निकल रहे हैं. उनके अंदर जितना एहसास ज़िम्मेदारी है वो कम होता जा रहा है. राइट. इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हालांकि लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आप लोगों की तारीफ कर रहे थे. जी, मैं यही कह रहा था कि आवाम बड़ा अच्छा तावन कर रहे हैं. आवाम बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे. जिस तरह उनसे कहा जा रहा था उसी तरह कर रहे थे. अब काफ़ी लोगों को चालान भी किए गए, गिरफ्तार भी किए गए. उसके बावजूद लोगों का जो बाहर निकलना है वो ज़्यादा है. शायद उनको एहसास नहीं है कि कितना बड़ा एक सैलाब आने वाला है, कितना बड़ी एक आफत आने वाली है. ये ऐसी एक वबा है, ऐसी एक बीमारी है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है. और इसके काफ़ी ज़्यादा रिसेंट जो 3 दिन में काफ़ी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए. Right. तो मैं चाहता हूँ लोगों से कहना चाहता हूँ, मीडिया भी बहुत ज़ोर लगा रहा है, हर सतह पे कहा जा रहा है कि वो अपने तौर पर घरों में रहें, घरों में रुकें. राइट. तो आपका भी यही कहना है. लेकिन शेख साहब, एक ऐसे मौके के ऊपर जहाँ आप सख्ती भी नहीं कर सकते और लोग सुन भी नहीं रहे हैं, आप लोगों का काम तो डबल मुश्किल हो गया कि ना तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना लोग सुन रहे हैं. तो कैसे डील करेगी पुलिस इस मामले को? देखें, हमारी जो कौम है ना, हम बिल्ट अप हुए हैं, या हमारे जो विज़न है, हम अल्लामा इकबाल का अगर विज़न ले लें, रहमतुल्लाह अल्लामा इकबाल ने एक बड़ा प्यारा शेर कहा था. वो इस मौके के हिसाब से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर. तो अक़वाम की तकदीर जो है वो चंद अफराद के हाथों में होती है. Right. वो चंद अफराद कौन है? वज़ीर आज़म है, सदर पाकिस्तान है, आर्मी चीफ़ है, हमारे IG साहब हैं, लोकल MNAs हैं. सब अपना अपना रोल फ्रंट लाइन पे अदा करें. वज़ीर आज़म रोज़ TV पर आते हैं. प्रेसिडेंट साहब को आपने देखा है, बिल्कुल TV पे आते हैं. उन्होंने बाकायदा मसाजिद से, उलमा से मुलाकात की. हमारे IG साहब हर वक्त हमारे साथ एंगेज रहते हैं. हर वक्त वो यही मैसेज देते हैं कि लोगों को भी बचाएं, खुद भी बचें. आर्मी चीफ, पूरी आर्मी, हमारी फ़ौज हमारे साथ है. Right. डॉक्टर्स हैं. ये चंद अफराद हैं जो इसका पहला फ़िक्रा अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर. लेकिन जो सेकेंड है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा. तो अब हर फर्द को अपना वही रोल अदा करना है जो कि एक IGP कर सकता है, जो कि एक MNA कर सकता है. और यहाँ तो सूरत हाल भी कुछ इस तरह की है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ऐसी सूरत हाल में शेख साहब, अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, आप कह रहे हैं कि तमाम लोग, तमाम अफराद अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हर फर्द के ऊपर ये बात आ जाती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ये बात आ जाती है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है इसके साथ साथ. तो ऐसे में पुलिस एहलकार, जबकि रश ज़्यादा हो गया है और इंडिविजुअल्स इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कर रहे, तो पुलिस को थ्रेट भी तो कोरोना वायरस की ज़्यादा हो गई है. पुलिस की सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है? पुलिस 100% सेफ्टी मेजर्स ले रही है. हम हर वक्त मास्क में होते हैं. हर कांस्टेबल की जेब में सैनिटाइज़र मौजूद है. जहाँ पर रहते हैं उनको दूर दूर करके रखा जा रहा है. इंटरेक्शन लोगों से कम किया जा रहा है. जो बातचीत की जाती है फासले की हद पे की जाती है. तो पुलिस तो इंशाल्लाह ताला सिक्योर है. पुलिस के लिए जो जितने ऑफिसर्स हैं वो बड़ी टेक केयर करते हैं. Right. उनको हर वक्त उनके वो जो क्वारंटीना वाले जो हाउस हैं, उन हाउसेस के बाहर जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वो भी मेडिकल सूट पहन के कर PPEs पहने हुए आप लोगों ने, ताकि उस गली में, उस मोहल्ले में लोगों को भी पता चल जाता है कि इस घर में कोई पेशेंट है. एहतियात करते हैं लोग. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी. हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जहनी दबाव को कम किया जा सकता है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारिए, बाहर मत निकलिए. ये तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हमारे लिए फॉलो करना नागुज़ीर हो चुका है. लेकिन ये शायद चंद अफराद के लिए कहना आसान होगा, लेकिन वो लोग जो कि छोटे छोटे घरों के अंदर बहुत सारे अफराद रहते हैं, जो कि हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उनके लिए ये काम आसान नहीं है. वो किस तरीके से इस जहनी दबाव को मस्बत साइड पर लगा सके, इंस्टेड ऑफ ये कि घर में नाचाकी हो, लड़ाई हो, मनफी असरात इसके मुरतब?
जब इतने सारे लोग एक घर में इकट्ठे इतने मुद्दत तक रहेंगे तो लड़ाई झगड़े तो होंगे, ठीक है पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि उनको अवेयरनेस दी जाए, उसके लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाएं जो उनके पास जाएं और उनको बताएं। वो ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे तो ये उन पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो घर में है और अपने आप को साफ करें। अगर वो बाहर जाते हैं तो वापस आएंगे, नहाएंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रहें, ज़्यादा नहीं तो, लेकिन अपने आप को वो साफ रखेंगे, नहाएंगे और वही सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, साबुन का इस्तेमाल करेंगे, हाथों को साफ रखेंगे तो वो उन तक पहुंचेगी नहीं। एक बात। दूसरी बात, फाइनेंसेस चूँकि डिस्टर्ब हुए हुए हैं, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस डिस्टर्बेंस, जॉब नहीं है, किसी की मजदूरी नहीं चल रही, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि वो कैसे उनके साथ किया जाएगा, वो उनके मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, उस पर एड्रेस करने की ज़रूरत है कि वो उनको किस तरह मुहैया किया जाए घर बैठे हुए। ठीक है, क्योंकि अभी जो तो एहसास प्रोग्राम वज़ीर आज़म साहब ने शुरू किया है, फिर मुखय्यर हजरात भी बहुत इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि वो डोनेशंस दें, लेकिन ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि पावर्टी लाइन के आसपास रहती है, कुछ नीचे कुछ उस सतह के ऊपर। लेकिन डॉक्टर साहिबा, कोई ऐसी इस मौके के ऊपर घर के अंदर बंद रहने, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटीज़ जो आइसोलेशन के होते हुए लोग कर सके ताकि वो मनफी सोचों से बच सके, कोई ऐसी चीज़? एक तो पूरी फैमिली वो पुरानी अपनी गेम्स वापस ले आए ना, लूडो वापस ले आए, अपने कैरम्स वापस ले आए, और जो छोटी छोटी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी वो वापस लेकर आए, नंबर 1। नंबर 2, छोटी छोटी गेम्स घर में करना शुरू करें। और उसके अलावा मैं सबको बताती हूँ, मेडिटेशन करें सोने से पहले, सब लोग करें मेडिटेशन। उसके इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं और आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, राइट, क्योंकि वो पॉजिटिविटी देती है आपको। और सेकंड ये कि मेडिटेशन का तरीका डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि हमें जो सुन रहे हैं वो ये सीख सकें। मेडिटेशन में आप कुछ नहीं करेंगे, बस अपने आप को एक रिलैक्स स्टेट में लेके जाएंगे, बिल्कुल आराम से लेट जाएंगे जब सोने से पहले, और आप गहरी सांसें लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे और निकाल देंगे। उसके बाद आप बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए और अपने ब्रेन को एक मैसेज दें कि मैं दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा हूँ, मुझे कोई फियर नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत रिलैक्स हूँ। तो जैसे आप माइंड को ये कमांड देते हैं, वो माइंड उसको एक्सेप्ट करता है सोते हुए, इसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे वो एक्सेप्ट करता है और सुबह जब आप उठते हैं तो आप पहले से बेहतर होते हैं, क्योंकि आपका माइंड आपको बता रहा होता है ये नहीं होगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप बार बार एक ही न्यूज़ सुनते हैं, इतने लोग मर गए, ऐसा हो गया, तो उसमें खौफतारी हो जाता है, राइट। और जब वो खौफतारी होता है तो नेगेटिव थॉट्स खुद ब खुद आती हैं, ठीक है, जिसमें लोग एंजाइटी में भी जाते हैं और पैनिक अटैक्स में भी जाते हैं। राइट डॉक्टर साहब, इंडीड, चाहे वो पैनिक अटैक हो या किसी भी किस्म की साइकोलॉजिकल इशू हो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम मेडिकली कोरोना के अंदर अभी बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। शेख साहब, आपकी तरफ भी आऊँगी, रमज़ान में कोरोना को केटर करना बड़ा ज़रूरी है। मसाजिद के अंदर रश बढ़ जाएगा, जाहिर है एक माह रमज़ान